गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने भारत में गरीबी उन्मूलन की नीति के तहत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उन पर चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे कि भविष्य में सरकार की रणनीति किस तरह की हो ताकि देश से गरीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। मैंने इससे पहले भी चर्चा करी है कि देश में भीषण गरीबी व्याप्त है, क्योंकि आज भी हम दुनिया का चाइना के बाद सबसे बड़े कंट्री हैं और सब दुनिया के सबसे अधिक गरीब हैं रहते हैं तो भारत में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। भारतीय नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनके अनुसार देश में 2004 से 2018 के बीच लगभग 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। लेकिन प्रोफेसर एस.डी. तेंदुलकर कमेटी कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि देश में 2011-12 में लगभग 22% लोग, 21.90% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे थे। इस तरह से गरीबी आज भी व्यापक पैमाने पर देश में विद्यमान है, और विशेषकर उन राज्यों में जो हरित क्रांति जैसे हरित क्रांति के प्रभाव से जो अछूते रहे हैं, जिनमें चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे एमपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इन राज्यों में आज भी व्यापक गरीबी है। और इन 6 राज्यों में लगभग भारत के आधे से अधिक गरीब हैं वो निवास करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, बहुत बड़ा अभिशाप भी है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जो प्रयास किए उन प्रयासों के में कुछ न कुछ कमी रही, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह आगे भविष्य में इस तरह की रणनीति बनाए ताकि गरीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। इसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं कि पहला सुझाव ये है कि देश के जो उत्तर पश्चिम इलाके के किसान जो हरित क्रांति से गेहूँ, चावल, रुई और अन्य फसलों के उत्पादन से धन से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है, यानी उन्होंने उन फसलों का जो सरप्लस तैयार कर लिया है। हमें चाहिए कि अब इस हरित क्रांति को हम देश के पूर्वी राज्यों की तरफ ले जाएं, ताकि उन क्षेत्रों के किसानों के लिए भी हम कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं, खेती, कोल्ड चेन, पानी के संरक्षण आदि पर निवेश कर सकें और उन किसानों की आय बढ़ा करके देश के अन्य किसानों के मुकाबले उनको खड़ा कर सकें। इसलिए आवश्यक है कि हम इस हरित क्रांति को उन क्षेत्रों की तरफ ले जाएं। इसके साथ साथ ही हमें चाहिए कि हम खेती में और अधिक निवेश को बढ़ावा दें। इससे हमारे न केवल अच्छे किसानों को अच्छे बीज मिलेंगे, बल्कि उनको सिंचाई की सुविधाएँ भी मिलेंगी, उनको और अधिक पेस्टिसाइड्स पर मिलेगा, और इस तरह से उनकी भी स्थिति समृद्ध हो सकेगी, वो भी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ सकेंगे। इसके बाद दूसरी आवश्यकता है कि हम सरप्लस ज़मीन पैदा करें जिसे हमारे औद्योगिक और संरचनात्मक क्षेत्रों को दिया जा सके। इसकी शुरुआत हमें सरकार के पास मौजूद सभी अतिरिक्त या सरप्लस ज़मीनों को मुक्त करके कर सकते हैं। उसके बाद इन ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर निवेश करें और निवेश के लायक से देश में माहौल खड़ा करें, ताकि बाहर से विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जा सके, जिससे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत खड़ा किया जा सके। इसके बाद अगली बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि प्रशिक्षित कामगारों को हमें उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। हमें अपने अप्रेंटिसशिप कानून में बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता है। इससे बड़े पैमाने पर उद्योगों को प्रशिक्षित श्रम मिलेगा, वहीं देश में उत्पादकता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ लेबर कानूनों में भी हमें सुधार करना होगा। राज्यों को भी ऑटोनॉमी देनी होगी ताकि अपनी सुविधाओं के मुताबिक लेबर कानूनों में सुधार कर सकें। इसके अलावा हम अपने देश में निवेश के लिए तैयार वित्तीय सरप्लस को बढ़ाने के लिए भी हमें एक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि बेवजह सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसको बंद करना होगा, और राजनीतिक रूप से जो
सब्सिडी दी जाती है, वोटों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उस पर रोक लगानी होगी। साथ ही जो वास्तव में गरीब है उनके अकाउंट में सीधा कैश ट्रांसफ़र करना होगा, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का क्रय करके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इसके साथ साथ देश में जो गैर ज़रूरी पुराने कानून हैं, उन कानूनों को भी ख़त्म करना होगा। उसके साथ साथ हमें देश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे गरीबों के हकों पर होने वाले कुठाराघात से भी मुक्ति मिल सकती है। हमें इसके साथ साथ कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा। हमें अपने आप को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश के रूप में विकसित करना होगा। उसमें चाहे रेलवे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे बिजली उत्पादन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, सड़कें हो, टेलीकॉम हो, विमान सेवा हो, वित्तीय सेवाएं, नए स्मार्ट सिटीज़ आदि क्षेत्र हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें शिक्षा पर जो जीडीपी का कुल खर्च होता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी जीडीपी का लगभग 3.5% शिक्षा पर खर्च होता है, जिसको 6% से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि और अधिक लोग शिक्षा में निवेश होने से देश का शैक्षिक ढांचा है वो मजबूत हो सके। इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी सरकारी जीडीपी निवेश को लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ाना होगा, ताकि देश में बड़े पैमाने पर बीमारियों से होने वाली मौतों पर रोक लग सके और इससे जनसंख्या वृद्धि पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इसके साथ साथ हमें अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक करना चाहिए। हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस शासन प्रशासन पर ध्यान देना होगा, ताकि गरीबी से त्रस्त लोगों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का फ़ायदा उन गरीबों तक पहुंच सके। इस तरह से हमें चाहिए कि हम दुनिया में एक इस तरह का माहौल बनाएं, देश की नीतियों में इस तरह की तब्दीलियां करें कि दुनिया के निवेशक भारत आने के लिए उत्सुक रहें और उस पैसे का इस्तेमाल करके हम अपने देश में एक कुशल शासन प्रशासन तंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही गरीबी का अंत तभी संभव है जब हम लोगों को समृद्ध बनाने पर ध्यान दें, न कि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने पर। हमें उन्हें समृद्ध बनाना होगा, एक बड़ी व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव नीति को लेकर के हमें चलना होगा, जिससे वो गरीबी रेखा के ऊपर उठ सकते हैं। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि देश में आज विकास और सरकारी अनुदानों में जो तरह तरह के व्यवधान आ रहे हैं, उन सभी व्यवधानों को हमें दूर करना होगा। दुनिया के अमीर देशों के मुकाबले हम अपने यहाँ के लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों में तब्दीली करनी होगी और हमें अपनी प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में इस कदर वृद्धि करनी होगी कि लोगों को संसाधनों का समान वितरण हो, समान बंटवारा हो और सभी लोगों की आय में इजाफा हो, जिससे उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।